नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का ब्राह्मणी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, यह आपकी एमपीपीएससी प्री की यूनिट 7 की सेकंड क्लास है, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास यदि आप देखोगे तो पहली क्लास में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है यहाँ से लेकर स्टार्ट किया था तथा ख़त्म यहाँ किया था डेंटल फॉर्मूले पर, है ना। तो पहली क्लास में जो मैंने आपको दांतों के प्रकार बताए हुए थे, आप पहली क्लास को देख लेना, तभी दूसरी क्लास देखना, तभी यह क्लास आपको समझ में आने वाली है। इस क्लास को हम मात्र केवल 2 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको पहली क्लास का हल्का फुल्का रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि पाचन क्या होता है। आपने कहा सर लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है, यानी कि पाचन कहा जाता है। फिर मैंने आपसे कहा कि पाचन कौन कराता है, तो आपने कहा सर पाचन एंजाइम कराता है ना। फिर जब आप भोजन का पाचन करते हो तो सबसे पहले हमें उस भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। आपने उस भोजन का इंटेक किया, वह भोजन आपके मुख में प्रवेश कर गया, तो यानी कि सर सबसे पहले पाचन में हमें मुख को पढ़ना होगा। मुख को मुख गुहा कहा जाता है, बक्कल गुहा कहा जाता है, ओरल गुहा कहा जाता है, यह इसके नाम होते हैं। इस मुख में हमें मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है। पहला है दांत, दूसरा है जीभ, तीसरा है लार। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था दांत, है ना। चूँकि जो दांत होते हैं वह आपको आपके जीवन में 2 बार आते हैं, तो पॉइंट यह निकला था कि दांत द्विबारदंती होते हैं। दूसरा पॉइंट, दांत आपके गड्ढे में फिट होते हैं, यानी कि दांत गर्तदंती होते हैं। सारे के सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दांत विषमदंती भी होते हैं। जो द्विबारदंती मैंने शब्द बोला था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि सबसे पहले जो दांत आते हैं वह आने के पश्चात गिर जाते हैं, जिन्हें आप दूध के दांत कहते हो। फिर उसके बाद जो दांत आते हैं वह स्थायी रूप से आपके मुख में प्रवेश होते हैं, जमा होते हैं, है ना। उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ, यानी कि स्थायी दांत। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया था परमानेंट टीथ के, यानी कि स्थायी दांतों का। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, आपने आंसर करना है 32 होती है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला मैंने बताया था इंसीजर, दूसरा बताया था कैनाइन, तीसरा बताया था प्रीमोलर, चौथा बताया था मूलर। इंसीजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है तथा मोलर की संख्या 32 होती है। यह बात मैंने आपको बताई हुई थी। फिर इसके बाद एक टर्म्स मैंने आपको बताया था विजडम टीथ, यानी कि अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ में यदि संख्या पूछूं तो आप कहोगे 4 होती है। फिर इस हिसाब से एक मैंने आप में यह द्वंद्व डाला हुआ था कि यदि अक्कल दाढ़ की संख्या 4 होती है और 32 दांत कुल होते हैं हमारे शरीर में, तो मानव शरीर में कुल दांतों की संख्या तो इस प्रकार से 36 हो रही थी। फिर मैंने आपको बताया था विजडम टीथ को मोलर प्रकार के दांतों में शामिल किया जाता है ना। और विजडम टीथ 17 से 21 वर्ष की उम्र में आते हैं। इनका कार्य आपके शरीर में कुछ भी नहीं होता है, यह केवल मात्र आपके शरीर में उपस्थित होते हैं। वजह यही है कि इन्हें अवशेषी दांत कहा जाता है। अब यह जो वेस्टिजियल शब्द आया है, अवशेषी शब्द आया है, इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। आपके शरीर में वह कोई अंग, ऊतक जो मात्र केवल उपस्थित है, कार्य कुछ भी नहीं कर रहा है, उसे अवशेषी का दर्जा दिया जाता है। जैसे कभी ना कभी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आती है, आप जैसे थोड़े उम्र दराज होते जाओगे तो अपेंडिक्स में प्रॉब्लम आती है, नॉर्मली जनरली लोगों को आ जाती है। तो ऑपरेशन करके उस अपेंडिक्स को काटकर बाहर फेंक दिया जाता है। वो अपेंडिक्स मात्र केवल आपके शरीर में उपस्थित रहता है, कार्य कुछ भी नहीं करता है। हाँ, कभी जब आप यदि अपने पूर्वजों को देखते हो, चूँकि आपके यदि असली पूर्वज देखे जाए तो बंदर हैं, क्योंकि बंदरों से ही मानव की उत्पत्ति हुई है ना। जब आप बंदर थे, आप हरी पत्तियों का सेवन करते थे, घास खाते थे, और उसमें होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए उस वक्त आपके शरीर में अपेंडिक्स जिम्मेवार होता था। अब चूँकि आपने कच्ची पत्तियों को खाना बंद कर दिया, ज़्यादातर कभी कभार ही खा लेते हो, है ना, तो आपके शरीर में उपस्थित अपेंडिक्स ने भी कार्य करना बंद ही कर दिया है, इसीलिए उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। देखो ज़रा ध्यान से, सबसे पहले हमें अध्ययन करना है जीभ का। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब मैं जीभ की बात करता हूँ
सबसे पहला क्वेश्चन, जीभ की लंबाई कितनी होती है? आपका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर होती है, साफ साफ लिखा हुआ है। और मेरे भाई, आपके शरीर में कुल संवेदी अंगों की संख्या कितनी होती है? आपकी बॉडी में कुल सेंस ऑर्गन कितने पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यह कुल 5 संवेदी अंग आपके शरीर में पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह भी होता है कि जीभ आपके शरीर का एक संवेदी अंग है, यानी कि सेंस ऑर्गन है। यदि सर यह हमारे शरीर का यानी कि मानव शरीर का संवेदी अंग है, तो फिर यह अनुभव किसका कराता है? यह स्वाद का अनुभव कराता है। समझे मेरी बात? अच्छा, मैं आपसे एक ऐसे ही क्वेश्चन दागता हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपकी जीभ में कितनी हड्डी पाई जाती है? आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, जीभ में एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है, यानी कि जीभ में मात्र केवल मांस ही मांस होता है ना। इसलिए जीभ एक मांसपेशीय अंग है, यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। समझे? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ क्या है, मांसपेशीय अंग है या फिर हड्डी युक्त अंग है, तो आप कहोगे जीभ एक मांसपेशीय अंग है, हाँ है ना। अच्छा, एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपने देखा होगा, चलो एक अनुभव कराता हूँ आपको। आप अपनी जीभ को कितना बाहर निकाल पाओगे? आपने निकाल कर देख लिया, जितना निकाल पाओगे आपको पता है आपकी क्षमता कितनी है। अच्छा, कभी आपने देखा होगा कुत्ता अपनी जीभ को कुछ ज़्यादा ही बाहर निकाल देता है? समझे ना मेरी बात? इसके पीछे का कारण पता है क्या है? जीभ को गले में एक हड्डी पाई जाती है जिसे कहा जाता है हायोइड बोन। यहाँ पर ट्रायड लिखा है, गलत है, हायोइड, HYOID, हायोइड बोन। हायोइड हड्डी जीभ को पकड़ कर रखती है। समझे मेरी बात? अब कुत्ता की जीभ जो ज़्यादा बाहर निकल आती है, उसके पीछे का कारण यह होता है कि उसकी जीभ और हायोइड हड्डी के बीच में जो गैप होता है, वो गैप ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से जीभ ज़्यादा बाहर निकल आती है। मानव शरीर की हायोइड हड्डी तथा जीभ के बीच का जो गैप होता है वह माइनर होता है, जिस वजह से आपकी जीभ कम बाहर निकलती है कुत्ते की जीभ की अपेक्षा, है ना। अब चूंकि आपके जब जिह्वा की बात की जाती है तो इसके 4 भाग होते हैं और इसमें कलिकाएं पाई जाती हैं, वर्ड्स, और उन कलिकाओं को कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। जीभ में पाई जाने वाली यही स्वाद कलिकाएं स्वाद का अनुभव भी कराती हैं, है ना। जैसे आपने मीठा खाया तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन के थ्रू यह सिग्नल पहुंच जाता है, आपका ब्रेन आपको मैसेज दे देता है, हाँ यार ये मीठा है, फलाना खट्टा है, कड़वा है, अरे इससे झंझनाहट आती है। ये सब आपको स्वाद का अनुभव पता कैसे चलता है? अनुभव तो आपको जीभ ने कराया, बताया किसने? न्यूरॉन्स ने, जो कि मैसेज जाता है ब्रेन तक न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना। तो यह पॉइंट याद रखना है। वापस से बताता हूँ, जीभ की लंबाई कितनी होती है? आंसर करोगे 10 सेंटीमीटर होती है। यह एक संवेदी अंग होता है, यह एक मांसपेशीय अंग होता है। हाँ, हड्डी का नाम लिख लेना, कौन सी हड्डी जीभ को पकड़ कर रखती है? तो आंसर करोगे हायोइड बोन। हायोइड हड्डी जीभ को पकड़ कर रखती है। जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, कड़िकाएं नहीं, कलिकाएं, है ना। वर्ड्स, टेस्ट वर्ड होती हैं जो कि स्वाद का अनुभव कराती हैं। समझे मेरी बात? अब आगे देखो, ये जीभ का चित्र है आपके सामने, है ना। ये जीभ का चित्र है। जीभ के कुल 4 भाग होते हैं इस तरह से। यह आगे वाला भाग है और जीभ का यह जो अग्रभाग है ना, यह अग्रभाग आपको मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जिह्वा का अग्रभाग कौन से स्वाद का अनुभव कराता है? आपका जवाब होगा मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। अच्छा, यह जो अगल बगल वाला भाग है जीभ का, यह अगल बगल वाला भाग सॉल्टी स्वाद का अनुभव कराता है, यानी कि नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। समझे मेरी बात? और जीभ का इसके बाद वाला भाग, यह जो बीच वाला भाग है ना, इसमें वर्ड्स नहीं पाई जाती हैं, इससे आपको किसी भी स्वाद का अनुभव नहीं होता है। समझो यह खोखला है। यदि वर्ड्स की बात की जाए, इसमें कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो आप किसी भी पदार्थ को इस भाग में लेकर जाओगे तो उससे स्वाद का अनुभव नहीं होगा। अब बता, कुछ ऐसे मूर्ख मानव है, वो सोचते कि सर मैंने एक गटागट लिया
और जीभ को, उस गटागट को बिल्कुल बीच में रखा है। फिर भी मेरे को अनुभव प्राप्त हो गया कि वो हल्का सा सॉल्टी है। दोस्त मेरे, जो वर्ड्स होती ना वर्ड्स, इन वर्ड्स ने कैच किया है कि इसका स्वाद कैसा है। यहाँ पे तो वर्ड्स है ही नहीं, तो आपके दिमाग में तो यह क्वेश्चन क्रिएट भी नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी पदार्थ को यहाँ पर रखा तो उसका स्वाद हमें कैसे पता चल गया। यदि आपको उसका स्वाद पता चला है तो आपके जहन में यह बात क्लिक होनी चाहिए कि उस बाली कलिकाओं ने उस स्वाद को अनुभव करवाया है। इसके बाद वाला जो भाग है यह खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है ना, तथा जीभ का पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। तो जीभ के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अग्रभाग आपको मीठे स्वाद का अनुभव कराता है तथा अगल बगल वाला भाग आपको नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। इसके बाद वाला भाग आपको खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है तथा जीभ का सबसे अंतिम वाला भाग पश्च भाग आपको कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। अब मेरे भाई, आप यहाँ पर जो खंजर देख रहे हो, इस तरह की लाइनें देख रहे हो, यह भी वर्ड्स होती हैं, यह भी कलिकाएँ होती हैं और इन्हें कहा जाता है ऑनियन वर्ड। ऑनियन का मतलब होता है प्याज। गार्लिक वर्ड, गार्लिक का मतलब होता है मेरे भाई लहसुन। जिंजर, जिंजर का मतलब होता है अदरक। जब आप अदरक का सेवन करते हो, लहसुन का सेवन करते हो, प्याज का सेवन करते हो, तो इन तीनों के सेवन से आपको झंझनाहट महसूस होती है ना। तो जीभ के पीछे यह जो वर्ड्स पाई जाती हैं, जिन्हें ऑनियन वर्ड्स, गार्लिक वर्ड, जिंजर वर्ड्स कहा जाता है, यह झंझनाहट का अनुभव कराते हैं तीनों की तीनों। तो यह पॉइंट लिख लेना, यह क्या कराती हैं? आप कहोगे झंझनाहट का अनुभव कराती हैं। झंझनाहट का अनुभव कराते हैं। समझे मेरी बात? यह पॉइंट आपको नोट करना है। और यदि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई मेरे आंसर कर भी देना, कौन सी वर्ड्स झंझनाहट का अनुभव कराती है? ऑनियन वर्ड, गार्लिक वर्ड, जिंजर वर्ड। समझे मेरी बात? जीभ के कुल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। यह क्वेश्चन भी मत भूलिएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद हमें अध्ययन करना है लार का, है ना। देखो जरा ध्यान से, सैलाइवा, लार लारीय ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित की जाती हैं और आपके मुख में 3 लारीय ग्रंथि पाई जाती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। आगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि हम लार की बात करते हैं तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सर 7 से कम है इसकी पीएच वैल्यू, और यदि किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा यह निकलता है कि उसका नेचर अम्लीय होगा। चूँकि 7 से बहुत कम है तो इसका नेचर होता है स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय होता है। अब जैसे मैं HCl की बात कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। HCl की पीएच वैल्यू होती है 1.3 से लेकर 1.5। तो यह जो वैल्यू है यह 7 से बहुत कम है। और मैंने आपको यह बताया हुआ है कि यदि पीएच मान 7 से कम है तो उसका नेचर होता है एसिडिक, यानी कि अम्लीय। 7 से हल्का सा कम है तो हल्का अम्लीय, और 7 से बहुत ज़्यादा कम है जैसे 1 से 1.5 तो वो होगा ज़्यादा अम्लीय, मोर एसिडिक। यह स्लाइटली एसिडिक है, हाँ ना। अब देखो लार में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। चलो मैंने आपसे कहा लार में क्या क्या पाया जाता है, तो आप जवाब के तौर पर अब कहोगे कि सिर्फ लार में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो पानी पाया जाता है, मोर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, और दूसरा लार में पाए जाते हैं एंजाइम। अच्छा, अब यह क्वेश्चन पूछा गया है MPPSC में ही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लार में पानी पाया जाता है। तो आपका पहला जवाब होगा लार में पानी पाया जाता है 95% तथा 5% पाए जाते हैं लार में एंजाइम। 95% क्या पाया जाता है? पानी, तथा 5% क्या पाया जाता है? एंजाइम पाए जाते हैं। और BPSC में यानी कि बिहार PSC में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि लार में कितने प्रतिशत पानी तथा कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में 95 तथा 5 मौजूद ही नहीं था। उन्होंने जो करेक्ट आंसर वहाँ पर दर्शाया था वो था 99 तथा 1। तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी 99 तथा 1। यदि ऑप्शन में 95 और 5 है तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ऑप्शन में 95, 5 नहीं दिया गया है
तो सेकंड प्रायोरिटी नो डाउट 99 तथा 1 हो गई। इस कंडीशन में पानी और एंजाइम के कंडीशन में यदि पूछे लार में कौन कितने प्रतिशत पाया जाता है। अब यदि एंजाइम की बात की जाती है, मेरा आपसे क्वेश्चन कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप कहोगे सर लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहले का नाम होता है लाइसोजाइम तथा दूसरे का नाम होता है सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। इसका पूरा नाम आप लिख सकते हो, इसे कहा जाता है सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। इसे एक और नाम दिया जाता है और वो नाम है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, है ना, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। समझे मेरी बात। यह 2 प्रकार के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अब मेरे भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जिस भोजन का आप सेवन करते हो, जो भोजन आप खाते हो, क्या वह भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध होता है? नहीं। आप कितना भी गरम गरम भोजन खा लो, वो पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन नहीं होता है। उस भोजन में हल्के फुल्के माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। देखो, आपने प्रयोगशाला में एक प्रैक्टिकल किया होगा, दही में कितने सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। देखा है कभी आपने माइक्रोस्कोप में दही को रख के? नहीं देखा होगा। अखंड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। तो सोचो हम दही के साथ कितने सारे सूक्ष्म जीवों का सेवन करते हैं। हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो इन माइक्रोब्स को किल करने का कार्य करती हैं, मारने का कार्य करती हैं, है ना, खासतौर पर बैक्टीरियाज को। तो यह जो लाइसोजाइम एंजाइम है, आपके भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। और कौन से माइक्रोब्स को मारने का कार्य करता है? यदि मैं मेंशन करना चाहूँ माइक्रोब्स को, तो उसका नाम है बैक्टीरियाज। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यह सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, या फिर यह बैक्टीरियाज को मारने का कार्य करता है, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रोब होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं। यही कारण है कि लाइसोजाइम एंजाइम को कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन से एंजाइम को एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कहा जाता है? तो आप कहोगे लाइसोजाइम एंजाइम को एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कहा जाता है। समझे मेरी बात। यह सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। लेकिन यह जो मैंने पूरी पिक्चर बताई है, इसमें कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं बोला है कि लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में मौजूद पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों को मार देता है। मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने यह कहा है लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। अभी भी उस भोजन में कुछ माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। समझे मेरी बात। अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरा एंजाइम है सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। अब देखो यह करता क्या है मेरे भाई। मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज़ स्पष्ट की हुई थी और आपसे यह कहा हुआ था कि आप खाने में क्या क्या खाते हो। आप कुछ भी खाओ, आप मात्र केवल मोटे तौर पर 3 ही पोषक तत्वों का सेवन करते हो जिनसे आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट को, आप खाते हो प्रोटीन को, आप खाते हो फैट को। यह 3 वे पोषक तत्व होते हैं जिनसे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर को फैट के द्वारा दी जाती है ना। चलो, अब यदि सर हमारे शरीर को इन तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को तब होगी जब इनका पाचन होगा, क्योंकि यह तो भोजन में ही मौजूद होती है ना भाई मेरे। इनका पाचन करना तो ज़रूरी है। ठीक है सर। अब देखो दोस्त, होता क्या है, जैसे आपने खाया आलू, आलू में होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। तो आपने अपनी जान में तो आलू खाया है, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में आपने स्टार्च का सेवन किया है। और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जटिल होता है।
इसे हमें सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना पड़ेगा और जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करने का कार्य एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर खेल होता है पूरा एंजाइम का। अब देखो भाई मेरे, आपने यह जो स्टार्च खाया है, इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है? सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। अच्छा, स्टार्च कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो आप कहोगे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना। माल्टोज कौन से प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? यह एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो पॉलीसेकेराइड कैसा होता है? जटिल होता है। और डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड की अपेक्षा कैसा होता है? सरल होता है। और कार्बोहाइड्रेट वास्तव में आपका क्या है? भोजन है। तो एंजाइम ने जटिल भोजन को सरल भोजन में कन्वर्ट किया है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हुआ है? आप कहोगे सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कहाँ पर होता है? मुख गुहा में होता है, माउथ कैविटी में होता है। समझे मेरी बात? कौन सा एंजाइम करता है? मैंने आपको एंजाइम का नाम बता दिया है ना। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, यदि मैं आपसे यह कहूँ क्या मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है? ना, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का लगभग 70% डाइजेशन होता है, अभी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखो मेरे भाई, आपकी मुख गुहा में इसका पाचन हो चुका है, तो यह तो हो गया डाइजेस्ट, है ना। क्या इसका पाचन होगा? क्या इसका पाचन होगा? ना तो प्रोटीन का पाचन होगा, ना ही फैट का पाचन होगा। तो यह दोनों के दोनों हुए अनडाइजेस्ट। यूडी का मतलब है अनडाइजेस्ट। समझे मेरी बात? यह तो पचित है और यह अपचित है। और मुख गुहा में तो दोनों मौजूद होंगे ना भाई। देखो, कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, आपने प्रोटीन खा लिया, आपने फैट खा लिया, तो मुख गुहा में इन तीनों में से कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा। इसका डाइजेशन नहीं होगा, ना तो इसका डाइजेशन होगा। और मौजूद तो तीनों है ना मुख गुहा में। तो फिर क्वेश्चन यह क्रिएट होता है कि मुख गुहा में मौजूद पचित और अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? यह पूरा का पूरा क्या हो गया? पचित अपचित भोजन का मिश्रण। इन तीनों में से पचित कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अपचित कौन है? प्रोटीन तथा फैट। तो क्वेश्चन यह क्रिएट होता है कि मुख गुहा में मौजूद पचित तथा अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपका जवाब होगा बोलस फूड। देखो आगे मैंने शायद यह क्वेश्चन लिखा भी हो। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आप कहोगे मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा में मौजूद पचित अपचित भोजन का मिश्रण बोलस फूड कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस भोजन कहलाता है। यह पॉइंट याद रखिए, इसकी स्पेलिंग होती है BOLUS, बोलस। वो हटा दो यहाँ से। समझे मेरी बात? यह बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो मेरे भाई, मुख गुहा से लगी हुई होती हैं दो पाइप। एक पाइप होती है जिससे वायु प्रवेश करती है, आती जाती है। दूसरी होती है जिससे भोजन प्रवेश करता है। जिस पाइप से भोजन प्रवेश करता है उस पाइप को कहा जाता है फूड पाइप। जिससे वायु आ जा रही है उसे कहा जाता है विंड पाइप, यानी कि वायु नलिका। तो खाने में तो हमें फूड पाइप का सहारा लेना पड़ेगा, फूड पाइप को ही पढ़ना पड़ेगा। सहारा क्या लेना पड़ेगा? वही पूरा कार्य करती है। सहारा बोल के ऐसा लग रहा है जैसे हम उपकार कर रहे हैं उस पर, ऐसा नहीं है। अब हमें अध्ययन करना है किसका? फूड पाइप का। फूड पाइप को मेरे भाई बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है ईसोफेगस, जिससे आप कहते हो ग्रसनी, है ना। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको जीभ की लंबाई बताई थी 10 सेंटीमीटर, वैसे आपको इसकी लंबाई भी याद रखनी है। ईसोफेगस फूड पाइप, जिसे आप ग्रसनी तथा भोजन नलिका कहते हो, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे भाई, यह करता क्या है? आपने देख लिया यह किस प्रकार की होती है। मुख में कौन सा भोजन मौजूद है? सर, मुख में मौजूद है बोलस भोजन। कौन सा? बोलस फूड हमारे मुख गुहा में मौजूद है। यह बात आपको पता है ना, बोलस भोजन है। अब बताओ मेरे को, यह जो ईसोफेगस है, इस ईसोफेगस में कहीं पर भी आपको हड्डी दिख रही है? यह भी एक मस्कुलर ऑर्गन ही होता है।
मांसपेशियां पाई जाती हैं इसमें, है ना। लेकिन इसका खेल समझो मेरे भाई, होता क्या है। आपने सांप को देखा होगा, समझ लो सांप इसोफेगस है, ऐसा ही तो होता है सांप। ये वाला नीचे का पार्ट बोल, चलो वो नीचे गुंडी मार के बैठा हुआ है तो ऐसा ही लगेगा सांप आपको। सांप ने मेढक को निगल लेता है सांप मेढक को, कोई बड़ी बात नहीं। जब सांप मेढक को निगलेगा तो मान के चलो यह जो बोलस भोजन है ना, यह बोलस भोजन आपका मेढक है। यह मेढक पहुंचा यहाँ पर इस वाले भाग में। जैसे ही यह मेढक इस वाले भाग में पहुंचेगा तो भाई मेरे यह वाला भाग हल्का सा फूल जाएगा, है ना। यह उठा हुआ दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। इसके आगे वाला भाग तथा इसके पीछे वाला भाग, यह दोनों सिकुड़े हुए होंगे। यह वाला भाग उठा हुआ है और आगे वाला भाग तथा पीछे वाला भाग सिकुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर तो शिथिलन है। शिथिलन मतलब जब आपको चोट लग जाए तो सूज जाता है वह वाला भाग, शिथिलित हो जाता है, फूल जाता है। तो यह तो यहाँ पर शिथिलन हो रहा है, इसके आगे तथा इसके पीछे संकुचन हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे यह भोजन आगे की ओर आता जाएगा शिथिलन संकुचन साथ होते चले जाएंगे। अब जैसे यह भोजन यहाँ पर आया तो यह वाला पार्ट भी उठ गया, शिथिलित हो गया। इसके आगे वाला पार्ट, इसके पीछे वाला पार्ट संकुचित रहेगा। तो शिथिलन संकुचन की प्रोसेस एक साथ चलती है। और ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर संकुचन तथा शिथिलन एक साथ होता है, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्रमानुकुंचन विधि। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बोलस भोजन मुख से पेट तक ग्रसनी के द्वारा किस विधि से भेजा जाता है। आप कहोगे क्रमानुकुंचन विधि के द्वारा भेजा जाता है, पेरिस्टालसिस मोशन के द्वारा भेजा जाता है, पेरिस्टालसिस मेथड के द्वारा भेजा जाता है। समझे मेरी बात? ठीक है, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। हमें देखना है पेट। अगला हमारा जो टर्म है वो टर्म है आपका स्टमक। देखो ज़रा ध्यान से, पेट। अब मेरे भाई यह जो आपका स्टमक है, जिसे आप जठर भी कहते हो, जिसे आप उदर भी कहते हो, है ना। इस स्टमक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और देखो भाई ग्रंथियां जो होती हैं ना, ग्रंथियां ग्लैंड, यह तीन चीज़ें को निकालती हैं। हार्मोन को निकालती हैं, एंजाइम को निकालती हैं और जूस को निकालती हैं। जैसे HCl क्या है, ना तो हार्मोन है ना तो एंजाइम है, वो तो जूस है। जैसे एक टर्म है वाइल जूस, पित्तरस, अच्छा वो क्या है, वो भी तो जूस है ना। तो ग्रंथियां तीन ही चीज़ों को निकालती हैं। पहला है हार्मोन, एंजाइम, जूस, इन तीनों को निकालती हैं। तो हमारे पेट में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन जठर ग्रंथियों के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा निकाला जाता है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जठर रस निकाला जाता है। और इस जठर रस में तीन चीज़ें पाई जाती हैं मेरे भाई। इसमें पाया जाता है HCl जो कि एक जूस है, इसमें पाया जाता है पेप्सिन जो कि एंजाइम है, तथा इसमें पाया जाता है रेनिन जो कि यह भी एक एंजाइम है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से जठर रस में क्या मौजूद नहीं होता है। यह तीन तो ऑप्शन में दिए होंगे, कोई एक ऐसा ऑप्शन में होगा जो किसमें नहीं पाया जाता होगा, है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लाइसोजाइम, और मैंने क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं होता है। आपका आंसर होगा लाइसोजाइम। समझ गए, यह तीनों पाए जाते हैं। अब देखो आगे हमें इन तीनों के खेल को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ से भोजन आया, अब कहाँ पर पहुँच गया, पेट में पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा खेल समझना होगा, उसके बाद हम इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। देखो ज़रा ध्यान से मेरे भाई, यह जो HCl है, पहले मैंने बताया HCl को तेजाब भी कहा जाता है, H2SO4 को भी तेजाब कहा जाता है। यदि आप HCl अपनी स्किन पर डाल दोगे ना मेरे भाई, तो आपकी स्किन जल जाएगी, फफोले उत्पन्न हो जाएंगे आपकी स्किन पर, इतना तेज होता है HCl। HCl का उपयोग बाथरूम की सफाई करने में भी किया जाता है। जो पब्लिक टॉयलेट होती हैं उनको देखना कभी, एकदम पीली होती हैं, बदबू आती है, वास आती है। जब उनकी
सफाई करने के लिए सफाई कर्मी आते हैं और उसमें HCl का छिड़काव करते हैं, धुआं निकलता है, इतना तेज होता है HCl, है ना। इसकी pH वैल्यू होती है 1.3 से लेकर 1.5। 7 से यह pH वैल्यू बहुत कम है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सर यह मोर एसिडिक होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। अब यदि इसका श्रावण आपके पेट में ज़्यादा हो जाए, आपके शरीर में इसका श्रावण ज़्यादा हो जाए, तो सीधी सीधी बात है आपका पेट जलने लगेगा, और पेट में जो जलन उत्पन्न होती है उसे ही कहा जाता है अम्लीयता, एसिडिटी। पेट में यदि जलन उत्पन्न हो रही है तो उसे एसिडिटी कहा जाता है, अम्लीयता कहा जाता है, जो कि HCl के अत्यधिक स्रावण से उत्पन्न होती है। अब उस जलन को ठीक भी तो करना है जो कि पेट में उत्पन्न हुई है। उसको ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको इनो दे देता है। अब उस इनो में मौजूद होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यह क्या खेल करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखना ज़रा ध्यान से। आपके पेट में HCl का श्रावण ज़्यादा हो गया है ना, ठीक है। आपने लिया इनो। अब इनो में मौजूद क्या होता है, इसमें मौजूद होता है भाई मेरे MgOH का होल ट्वाइस। समझे मेरी बात। यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ ताकि MgCl2 हमारा बाहर निकल आए। तो MgCl2 बाहर निकल आता है तथा 2H2O भी बनता है, जिससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। अब यह तो वह यौगिक हो गया जिसने एसिडिटी को ठीक किया है, और वे कंपाउंड जो एसिडिटी को ठीक करते हैं उन्हें कहा जाता है एंटाएसिड, उन्हें कहा जाता है प्रति अम्ल, है ना। तो इनो पीने से इस तरह से आपकी एसिडिटी ठीक भी होती है। समझे मेरी बात। अब देखो यह जो पेप्सिन है और रेनिन है, अभी आप इस पॉइंट को नोट मत करो, इस पॉइंट को अपने आप याद कर लोगे। मैं समझाने वाला हूँ कैसे। देखो मैंने आपको यह बताया था इस पिछली स्लाइड में, निकाला भाई, कि गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन पाए जाते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ यह नए शब्द हैं, पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन, है ना। देखो वास्तव में आपके शरीर में यह जो पेप्सिन है ना, यह पेप्सिन के फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है। यह जो रेनिन है ना, यह रेनिन के फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है। यह पेप्सिन मौजूद होता है पेप्सिनोजिन के फॉर्म में, यह रेनिन मौजूद होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। समझे मेरी बात। और यह जो पेप्सिनोजिन है, यह जो प्रोरेनिन है, यह दोनों के दोनों होते हैं इनएक्टिव, यानी कि अक्रिय होते हैं। अब यदि यह अक्रिय हैं तो कार्य तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कार्य करना है इन्हें तो इन्हें सक्रिय होना पड़ेगा। तो इन दोनों को एक्टिव करने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है। जैसे ही HCl के संपर्क में है पेप्सिनोजिन आया, यह कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। प्रोरेनिन जैसे ही HCl के संपर्क में आता है, यह कन्वर्ट हो जाता है रेनिन के फॉर्म में। तो मेरे को एक बात बताओ भाई मेरे, इन दोनों को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। अब यदि HCl ना हो तो क्या यह दोनों वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इन दोनों की इनिशियल स्टेज तो यह होती है। मैंने आपसे कहा कि पेप्सिन की अक्रिय अवस्था का नाम बताइए, तो आप कहोगे पेप्सिनोजिन। मैंने आपसे कहा रेनिन की अक्रिय अवस्था का नाम बताइए, तो आप कहोगे प्रोरेनिन। लेकिन यह तो अक्रिय अवस्था है ना, और इनकी सक्रिय अवस्था ही कार्य कर पाएगी। सक्रिय करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से यह 2 क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, पेप्सिन की अक्रिय अवस्था पेप्सिनोजिन, रेनिन की अक्रिय अवस्था प्रोरेनिन। इन दोनों को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। अब देखो यह पेप्सिन क्या कार्य करता है, यह रेनिन क्या कार्य करता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखो मेरे भाई, आप खाने में 3 ही पोषक तत्वों का मोटे तौर पर सेवन करते हो जिनसे आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट किसने किया है? सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने, जो कि लार में मौजूद होता है। यह जो पेप्सिन है, यह पेप्सिन
प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है या फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, देखो थोड़ी सी पिक्चर को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आपने इन तीनों को खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। यह तीनों के तीनों क्या होते हैं? आप कहोगे सर यह तीनों के तीनों होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, या फिर यह तीनों के तीनों होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। आपने, क्योंकि सर हमें यही बताया था, बताया नहीं था, मान लो इस चीज़ को, है ना, कन्फर्म चीज़ है कि आप खाने में खाते हो जटिल भोजन को, कॉम्प्लेक्स फूड को। आपके शरीर को इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो इजी फॉर्म है वो होता है ग्लूकोज, है ना। प्रोटीन का जो इजी फॉर्म है वो होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड होता है। फैट का जो इजी फॉर्म है वो होता है फैटी एसिड। समझे? आपके शरीर को इन तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। खाते आप यह हो, यह कार्बोहाइड्रेट इसमें कन्वर्ट होता है, प्रोटीन इसमें कन्वर्ट होता है, फैट इसमें कन्वर्ट होता है। इन तीनों से आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, है ना। अब देखो मेरे भाई, यह जो पेप्सिन है, यह पेप्सिन प्रोटीन को किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स में या फिर पेप्टाइड में। और आपके शरीर को प्रोटीन से ऊर्जा की प्राप्ति कब होगी? जब यह प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यह प्रोटीन और पेप्टोन्स और पेप्टाइड की यदि बात की जाती है तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड प्रोटीन से छोटी यूनिट होती हैं। इसके बाद यह पेप्टोन्स और पेप्टाइड कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में। समझे मेरी बात? तो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य यहाँ पर किसने किया है? पेप्सिन ने। इसका तात्पर्य क्या होगा कि पेप्सिन के द्वारा सबसे पहले प्रोटीन का पाचन प्रारंभ किया जाता है। कौन सा एंजाइम सबसे पहले प्रोटीन के पाचन को स्टार्ट करता है? आप कहोगे पेप्सिन एंजाइम। अच्छा, निकलता किससे है? जठर ग्रंथियों से। जठर रस में पाया जाता है ना, और यह जठर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती है? पेट में। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? पेट से स्टार्ट होता है, स्टोमक से स्टार्ट होता है, उधर से स्टार्ट होता है। समझे ना मेरी बात? एक क्वेश्चन यह भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। अच्छा, यह जो रेनिन है, रेनिन यह दूध को कैसीन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे बच्चे सबसे ज़्यादा किसका सेवन करते हैं? दूध का। समझे ना मेरी बात? आप जितना ज़्यादा दूध पियोगे, रेनिन एंजाइम उतना ज़्यादा सिक्रीट होगा, उतना ज़्यादा कार्य करेगा, उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, है ना। आप ये मत सोचो कि आपने खाई कोई मिठाई और रेनिन एंजाइम वहाँ पर कार्य करे। देखो, कोई भी एंजाइम तब निकलता है जब आप उस पदार्थ का सेवन करते हो। जैसे आपने हिंदी में एक चीज़ पढ़ी होगी, आपके अंदर सारे स्थायी भाव मौजूद है, 9 के 9 स्थायी भाव मौजूद है। सारे स्थायी भाव एक समय पर कार्य थोड़ी करते हैं। आपको एक समय पर ना तो गुस्सा आती है, एक समय पर ना तो आप हंस सकते हो। यदि आप एक समय हंस रहे हो तो उस वक्त गुस्सा नहीं आएगी, और जिस वक्त गुस्सा आएगी उस वक्त हंसी नहीं आएगी, उस वक्त घृणा भी नहीं आएगी। यदि आपने मरी हुई बिल्ली देख ली है, मरा हुआ चूहा देख लिया है, तो उस वक्त आपको घृणा आएगी, है ना। तो जैसा उद्दीपन वैसा स्थायी भाव आपके अंदर जागृत होता है। सेम यहाँ पर खेल होता है। आप जिस तरह के पदार्थ का सेवन करते हो वैसा एंजाइम एक्टिवेट होता है और वह कार्य करने लगता है। आपने दूध पिया, रेनिन एंजाइम एक्टिवेट होगा, वह अपना कार्य करेगा। जितना ज़्यादा दूध पियोगे उतना ज़्यादा रेनिन एंजाइम सिक्रीट होगा, कार्य करेगा। सबसे ज़्यादा दूध कौन पीते हैं? बच्चे पीते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? आप कहोगे रेनिन एंजाइम। बच्चों में सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। समझ गए मेरी बात? है ना। ठीक है, ये लिखा है, आप यहाँ पर आंसर लिख लो, रेनिन। अच्छा, अब देखो जिस तरह से मैंने मुख में एक क्वेश्चन क्रिएट किया था, मुख में पचित अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपने कहा सर कायम कहा जाता है, सॉरी बोलस भोजन कहा जाता है ना। वैसे ही तो पेट में होगा ना। अब देखो मेरे भाई, पेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन दोनों में से यह दो तो डाइजेस्ट हुआ, यह तो डाइजेस्ट स्टार्ट हो गया था माउथ में,
और यह हुआ पेट में, तो यह दोनों के दोनों क्या है, डाइजेस्ट, यह क्या है, अनडाइजेस्ट है ना। और यह मौजूद कहाँ पर है, यह मौजूद है पेट में। तो पेट में पचित अपचित, ये दोनों हुए पचित और ये हुआ अपचित। पेट में पचित अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पेट से स्टार्ट होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को आरंभ करता है, स्टार्ट करता है, आप कहोगे पेप्सिन एंजाइम। समझे मेरी बात। पेट में मौजूद पचित अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, काइम भोजन कहा जाता है। मुख में मौजूद पचित अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, बोलस भोजन कहा जाता है, हाँ ना। अब देखो जरा ध्यान से, आपका यह जो भोजन है ना, जो पेट में मौजूद था, अब यह पेट से सीधा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जरा आप इस वाले डायग्राम को फोकस करिएगा। देखो भोजन को आपने खाया, मुख में प्रवेश किया, मुख से होते हुए ग्रसनी से होते हुए यह प्रवेश करता है किसमें, पेट में। अब पेट से होते हुए यह प्रवेश करता है किसमें, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में। यहाँ से देखो इस वाले पार्ट से, आप यहाँ से मत देखना कि सीधा यहाँ से टपक के आ गया, यहाँ पीछे वाले पार्ट को भी देखो, पीछे वाले पोर्शन को, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर इस यहाँ पर प्रवेश कर गया, ये है छोटी आंत। फिर इस छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, है ना। तो इस पूरी की पूरी पिक्चर को हमें समझना है, छोटी आंत की पिक्चर को और बड़ी आंत की पिक्चर को। तो इसको हम समझेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। स्टार्ट किया था टंग से, यानी कि जीभ से। पहला क्वेश्चन, जीभ की लंबाई कितनी होती है, आंसर करोगे 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ एक संवेदी अंग होता है जो कि स्वाद का अनुभव कराता है, हाँ ना। जीभ एक मांसपेशी अंग होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जिनकी वजह से हमें स्वाद का अनुभव होता है। अच्छा, जीभ को कौन सी हड्डी पकड़ कर रखती है, आप कहोगे हायोड बोन, हायोड हड्डी जीभ को पकड़ कर रखती है। 4 भाग होते हैं। जीभ का अग्र भाग आपको मीठे स्वाद का अनुभव कराता है, अगल बगल वाला भाग आपको नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है, इसके बाद वाला भाग आपको खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है, तथा जीभ का पश्च भाग आपको कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। तथा इसके बाद में जो कलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है ऑनियन वर्ड, गार्लिक वर्ड, जिंजर वर्ड, यह झंझनाहट का अनुभव कराती हैं। सलाइवा। लार की पीएच वैल्यू होती है 6.8, यानी कि यह स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होती है। लार में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, पानी और एंजाइम पाया जाता है। लार में कितने प्रतिशत पानी तथा कितने प्रतिशत एंजाइम पाया जाता है, तो पहला आपका जवाब होगा 95% पानी तथा 5% एंजाइम पाया जाता है। यदि आपको यह ऑप्शन में नहीं मिलता है तो दूसरा आपका जवाब होगा 99% पानी तथा 1% एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, कौन कौन से एंजाइम लार में पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे टाइलेन एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। अब यह जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है इसे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरियाज को किल करने का कार्य करता है। बैक्टीरिया आपका माइक्रोब्स होता है, सूक्ष्म जीव होता है ना। तो माइक्रोब्स को किल करने का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाता है ना। और यह जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, जिसे आप टाइलेन एमाइलेज एंजाइम ही कहते हो, यह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि इस एंजाइम के द्वारा मुख गुहा में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। समझे मेरी बात। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, आप कहोगे मुख गुहा से। मुख गुहा में मौजूद पचित अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है, आप कहोगे बोलस भोजन कहा जाता है। ईसोफेगस फूड पाइप, जिसे आप ग्रसनी तथा भोजन नलिका कहते हो, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह बोलस भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन किस विधि के द्वारा, आपका जवाब होगा क्रमानुकुंचन विधि के द्वारा, है ना। पेट, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, HCl, पेप्सिन तथा रेनिन। हमें सबसे पहले देखना है HCl के बारे में। HCl की pH वैल्यू 1.3 से लेकर 1.5 होती है, यानी कि यह मोर एसिडिक होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। याद रखना इस पॉइंट को, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था। मैंने आपसे लाइसोजाइम के टाइम पे यह बात बताई थी कि लाइसोजाइम भोजन में मौजूद
पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य नहीं करता है, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव अभी भी उस भोजन में मौजूद होते हैं, और जो बचे हुए सूक्ष्म जीव हैं रिमेनिंग माइक्रोब्स, उन बचे हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य HCl के द्वारा किया जाता है। HCl पूर्ण रूप से सूक्ष्म जीवों को किल कर देता है ना। यदि इसका स्त्रावण ज़्यादा होगा तो एसिडिटी हो जाएगी। मैंने वो सारी पिक्चर बताई थी कैसे ठीक होती है। यह HCl पेप्सिन तथा रेनिन को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है। पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है? पेप्सिनोजिन। रेनिन की इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है? प्रोरेनिन। इसके बाद देखिए, पेप्सिन सबसे पहले प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है? पेट में स्टार्ट होता है। रेनिन दूध को कैसीन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाले एंजाइम का नाम बताइए। आपका जवाब होगा रेनिन। पेट में पचित अपचित भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। पेट में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है? आपका जवाब होगा प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यह रही आज की क्लास। कल की क्लास में इस डाइजेशन को समाप्त कर देंगे, और इसके बाद जो आने वाली क्लासेस होंगी उनमें हम मेजरली उन टॉपिक को टारगेट करेंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोब्स बोल गया, न्यूट्रिएंट, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़, वायरल डिसीज़, फंगल डिसीज़, प्रोटोजोअल डिसीज़, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके बारे में जिक्र करना है हमें। तो अभी हमें डिसीज़ पर फोकस करना है और विटामिन्स पर फोकस करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन पर फोकस करना है। इसके बाद इस तरह से आगे क्लासेस आपके लिए आती जाएंगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय हिंद।